हेलो दोस्तों, आज हम होम साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 हमारे आसपास के वस्त्र फाइबर अराउंड अस चैप्टर को देखेंगे। यह चैप्टर टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इससे जुड़े हुए 4-5 प्रश्न अवश्य ही मिलेंगे। और मैंने आपको पूरी तरह एनसीईआरटी बेस पे इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। जैसे बुक में दिया गया है वैसे ही मैं आपको थोड़ा और स्मार्ट स्टडी के लिए तैयार करके लाई हूँ। इन प्रश्नों को एक बार आप अवश्य देखिएगा और अपने विचार कमेंट में दीजिएगा। चलिए देखते हैं पाठ का सारांश एवं मूलभूत शब्दावली। यह वस्त्र हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। वस्त्र न केवल हमें प्रतिकूल मौसम, गर्मी, सर्दी, बारिश की सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि वे हमारी व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, संस्कृति, पहचान और स्वच्छता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्त्र निर्माण एक प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है। इसका क्रम क्या है? वस्त्र निर्माण के क्रम से क्वेश्चन अवश्य पूछता है। यहाँ आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। हर बार यहाँ से प्रश्न जरूर ही पूछता है, शायद ही कभी ऐसा होता हो कि यह क्रम ना पूछता हो। तो क्रम क्या है? पहला है रेशा, जिसको हम इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं। दूसरा है सूत, धागा, सूत या धागा, जिसको इंग्लिश में यार्न कहते हैं। और तीसरा है वस्त्र, फैब्रिक। और चौथा है परिधान, गारमेंट। अगला, इसको परिभाषित कैसे किया गया एनसीईआरटी की पुस्तकों में, आप इसे देखिएगा, क्योंकि कभी कभी वन लाइनर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक लाइन दे देता है और इसमें से सही पूछता है, तो आप इसको देखेंगे जिससे आपका एक ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। देखते हैं पहला, रेशा, फाइबर। फाइबर यह वस्त्र की सबसे छोटी बालनुमा मूलभूत एकक, बेसिक यूनिट है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से कई गुना अधिक होती है। ठीक है। सूत, यार्न क्या है? बहुत से रेशों को एक साथ मिलाकर, खींचकर और ऐंठन, ट्विस्ट देकर बनाई गई निरंतर लंबाई वाली स्टैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं। वस्त्र, फैब्रिक, सूत की बुनाई, वीविंग, नीटिंग या रेशों के सीधे जुड़ाव, फेल्टिंग से तैयार कपड़ा। वस्त्र, परिधान, गारमेंट, वस्त्र को काटकर और सिलकर पहनावे योग्य बनाना या बनाया गया रूप, जैसे शर्ट, फ्रॉक, कुर्ता। वस्त्र का विस्तृत वर्गीकरण, आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। वस्त्र रेशों को उनके उद्गम स्रोत और रासायनिक संगठन के आधार पर मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक रेशा और दूसरा है मानव निर्मित रेशा। प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत उपवर्ग आता है, मूल, आधार और स्रोत आता है। प्रमुख उदाहरण आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल फाइबर को देखेंगे, जिसको हम पादप या सेलुलोज या प्लांट से प्राप्त करते हैं, या तो प्राणी, प्रोटीन, एनिमल से प्राप्त करते हैं, या खनिज, मिनरल से प्राप्त करते हैं। मूल, आधार और स्रोत क्या है? जो पादप सेलुलोज है वो पौधों के बीज, तना और पत्ती या फल से। जो प्राणीज है वो जानवरों के बाल या कीट के कोकून से। और खनिज जो है प्राकृतिक चट्टानों और खनिज से। प्रमुख उदाहरण है कपास, जूट, लीलन, नारियल का रेशा, जिसको कोयर बोलते हैं। और प्राणीज में क्या क्या आता है? ऊन आता है, भेड़ बकरी के बाल, रेशम, सिल्क, रेशा का कीड़ा। प्राकृतिक जो मिनरल्स होते हैं वो एस्बेस्टस होता है। और पुनर्निर्मित, अब हम आते हैं मानव निर्मित रेशे के अंतर्गत। मानव निर्मित रेशे के लिए पुनर्निर्मित सेलुलोज और संश्लेषित या सिंथेटिक होते हैं। प्राकृतिक सेलुलोज रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, प्लस पेट्रोकेमिकल्स एवं शुद्ध रसायन के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक सेलुलोज प्लस रासायनिक प्रक्रिया से रेयान तैयार होता है, जिसको विस्कोस रेयान कहते हैं। नायलॉन 6 कुछ रूप में क्यूप्रासीटेट भी होता है। पेट्रोकेमिकल्स एवं शुद्ध रसायन के द्वारा नायलॉन, पॉलिएस्टर एवं एक्रिलिक को तैयार किया जाता है। थर्ड टॉपिक है सूत निर्माण एवं सूत की ऐंठन। सूत निर्माण और सूत की ऐंठन को देखते हैं। छोटे रेशे स्टेपल फाइबर को आपस में जोड़कर लंबा मजबूत धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई, स्पिनिंग कहते हैं। कताई के दौरान धागे में ऐंठन, ट्विस्ट दी जाती है, जो वस्त्र के अस्थायित्व और स्पर्श को निर्धारित करती है। ऐंठन के प्रकार, विशेषताएं एवं भौतिक गुण और उसके मुख्य उपयोग। ऐंठन के प्रकार
आपको पढ़ने में यदि हेल्प के लिए पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा जो क्विक रिवीजन में आपका बहुत हेल्प करेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जो भी नोट्स आपको पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँ, आप जिसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के अपना स्टडी आसान कर सकते हैं। देखिए, ऐंठन के प्रकार में सबसे पहले आता है लो ट्विस्ट यानी कि निम्न ऐंठन। इसके अंतर्गत धागा कोमल, फूला हुआ, ढीला और अत्यधिक अवशोषक होता है। मुख्य उपयोग इसकी क्या होती है? तौलिए, फलालैन कपड़े और सूती इनरवियर बनाने में काम आता है। मध्यम ऐंठन मीडियम ट्विस्ट चिकना, मजबूत, टिकाऊ और संतुलित खिंचाव वाला माना जाता है। इसके अंतर्गत शर्ट, पैंट, साड़ियाँ, चादर, दैनिक उपयोग के वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर है उच्च कठोर ऐंठन, अत्यधिक मजबूत, कड़ा, थोड़ा सिकुड़ा हुआ और लहरदार बनावट वाला। इसमें क्रेप वस्त्र, वॉयल और जॉर्जेट आते हैं। चौथा टॉपिक है वस्त्र निर्माण की प्रमुख विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं वस्त्र निर्माण में? फैब्रिक कंस्ट्रक्शन मेथड। आइए देखते हैं। बुनाई, वीविंग बनाम नीटिंग। बुनाई, वीविंग बनाम नीटिंग। तुलना का आधार बुनाई और नीटिंग। धागे का प्रयोग, धागों के दो सेट परस्पर समकोण 90 डिग्री पर गुथे जाते हैं। ताना वार्प और बाना वेफ्ट होता है। सामान्यतः एक ही निरंतर धागों के फंदों लूप को आपस में पिरोया जाता है। फिर है उपकरण मशीन, करगा, लूम से, हैंडलूम या बिजली से। फिर है सलाइया या निटिंग मशीन से। लचीलापन एवं खिंचाव, कम लचीला, आकार में स्थिर, आसानी से खींचना नहीं। इसके अलावा है सलाइयाँ या निटिंग मशीन के द्वारा बुनाई की जाती है। हवा की पारगम्यता, सघन बुनाई, बुनावट कम रोधी, छिद्रयुक्त संरचना हवा का आदान प्रदान और गर्मी रोकने में सक्षम। इनसे उदाहरण के लिए जैसे सूती शर्ट, जीन्स, डेनिम, बेडशीट, साड़ियाँ। इसके अंतर्गत टी शर्ट, ये नीटिंग के अंतर्गत है। टी शर्ट, स्वेटर, मोजे, बनियान और स्पोर्ट वेयर। अनबुने वस्त्र, नॉन वीविंग फेल्टिंग, बिना धागा बनाए रेशा को नमी, ताप या यांत्रिक दबाव या चिपकाने वाले रसायनों द्वारा सीधे आपस में जमाकर कपड़ा बनाया जाता है। उदाहरण नमदा, फेल्ट, डिस्पोजेबल मेडिकल मास्क, गाउन, पट्टियाँ और बुफे पैड। 5 नंबर है वस्त्र परिसज्जा, टेक्सटाइल फिनिशिंग। करघे से उतारे गए कच्चे कपड़े को ग्रे गुड्स कहते हैं। यह मटमैला और खुरदरा होता है। वस्त्र को सुंदर, उपयोगी और टिकाऊ बनाने वाली अंतिम प्रक्रिया परिसज्जा कहलाती है। परिसज्जा का वर्गीकरण, बुनियादी परिसज्जा, सफाई, ब्लीचिंग, सफेदी, मर्सरीकरण, सूती, कपड़े में चमक व मजबूती बढ़ाना। सौंदर्यात्मक परिसज्जा, एथेंटिक फिनिशिंग, रंगाई, डाइंग, छपाई, पेंटिंग, एम्बॉसिंग, डिजाइन, उभारना। ठीक है। फिर है कार्यात्मक परिसज्जा। परिसज्जा के वर्गीकरण में आप पहला क्या देखें? बुनियादी परिसज्जा, दूसरा है सौंदर्यात्मक परिसज्जा और तीसरा है कार्यात्मक परिसज्जा, जिसको बेसिक फिनिशिंग बोलते हैं, एथेंटिक फिनिशिंग और फंक्शनल फिनिशिंग बोलते हैं। इसमें सिकन रोधी, जल रोधी, जिसमें व्रिंकल और वाटर प्रूफिंग की जाती है। अग्निरोधी, फ्लेम प्रूफ, कीड़ा रोधी, मोथ प्रूफ की जाती है, जो कार्यात्मक या फंक्शनल फिनिशिंग है उसके अंतर्गत। फिर है रेशे की पहचान एवं परीक्षण। आइए देखते हैं रेशे की पहचान एवं परीक्षण में दहन परीक्षण, त्वरित पहचान, बर्निंग टेस्ट के द्वारा रेशे की पहचान। दहन परीक्षण में रेशे के टुकड़े को चिमटी से पकड़कर मंद लौ के समीप लाया जाता है और उनकी जलन की प्रकृति निकलने वाले धुएं, गंध और अवशोष का निरीक्षण किया जाता है। आइए इसको हम इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं।
आप लोगों को पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहां पे मैं पीडीएफ पोस्ट कर देती हूँ। और अपने विचार कमेंट में अवश्य दिया करिए। मैं हर मुमकिन प्रयास करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ाया जाए, जिससे कि आपको अपने से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे वीडियो को क्रमवार देखिए, मैं हर चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न लाने का प्रयास करती हूँ। अभी तक तो मैंने 4 चैप्टर का प्रश्न ला दिया है, 5वां चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आगे के भी जो चैप्टर बचे हुए हैं उसको मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगी। देखते हैं, कपास कॉटन पिघलता नहीं, तेजी से पीली लौ से जलता है। लौ इसका कैसा दिखता है? लौ इसका जलना जारी रहता है और धुएं में चमक रहती है, जलते हुए कागज जैसी गंध आती है और हल्की धूसर सफेद बारीक राख तैयार होता है। लीलन क्या करता है? कपास के समान पीली लौ से धीरे धीरे जलता है। देखिए, पीली लौ से जलता है कॉटन, और कपास क्या करता है? ये धीरे धीरे जलता है। ठीक है, इसमें दोनों में क्या अंतर है कि कॉटन भी पीली लौ से जलता है लेकिन लिनन धीरे धीरे जलता है, जलना जारी रहता है। इसमें धुएं में, कॉटन में आप देखेंगे धुएं में चमक होती है, जबकि ये सामान्यतः जलता है। जलते कागज लकड़ी जैसी गंध आती है, हल्की धूसर राख होती है। यहाँ तो सफेद बारीक भी राख देखते हैं, इसमें केवल हल्की धूसर राख देखते हैं। रेयन बिना धुएं छोड़े पीली लौ से तेजी से जलता है, तेजी से जलता रहता है और जलते कागज जैसी गंध आती है, अत्यंत नगण्य बारीक राख तैयार होता है। फिर आता है उल। अब उल कौन सा रेशा है? तो ये प्राणिज रेशा है। इसके अंतर को आप देखेंगे, सिकुड़ता है, धीमी लौ से रुक रुक कर जलता है, स्वयं बुझ जाता है, जलते बालें सिंह जैसी गंध आती है। प्रोटीन, चूंकि रेशा होता है, प्रोटीन रेशा होता है, इसलिए बाल जलने जैसी गंध आती है। काला खोखला, आसानी से कुचला जाने वाला दाना बन जाता है। रेशम सिल्क, ये भी प्राणी रेशा है, सिकुड़ता है, शांत लौ से जलता है, लौ से हटाने पर बुझ जाता है, जलते पंखों जैसी गंध आती है, काला और चमकदार कुचला जा सकने वाला दाना तैयार होता है। आप ध्यान देंगे, जितने सेलुलोजिक रेशा है वो कागज की तरह जलते हैं और उनकी लौ पीली होती है। जितने प्राणी रेशा है ये पंख या बाल जलने जैसी गंध देती है और इसके जो दाने होते हैं काले होते हैं और आसानी से कुचले जाने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे अंतर स्पष्ट करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। फिर है नायलॉन, ये कौन सा रेशा है? ये सिंथेटिक है। नायलॉन पिघलता है, बूंद बूंद टपक कर जलता है, क्योंकि इसमें केमिकल युक्त ये रेशा होता है। एक तरह से ये, इसको हम मैजिक फाइबर भी कहते हैं। बहुत मजबूत रेशा होता है, लेकिन इसका जो गुण होता है वो प्लास्टिक की तरह मिलता जुलता होता है। लौ से हटाने पर बुझ जाता है। रसायन प्लास्टिक, अजवाइन जैसी गंध आती है। सॉरी, कड़ा, गोल, भूरा, काला, मनका कुचला नहीं जा सकता है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर पिघलता और सिकुड़ता है, काले धुएं से जलता है, धीरे धीरे बुझता है, मीठी रासायनिक गंध आती है और गोल, कठोर गोल काला मनका जैसा तैयार होता है। अब देखते हैं एक्रिलिक। एक्रिलिक भी एक सिंथेटिक है, पिघलता है, काले धुएं और थक्के से जलता है, लगातार जलता रहता है, तीखी अप्रिय रासायनिक गंध आती है, काला कठोर और अनियमित अवशेष बचता है। कुछ फिक्स नहीं है कि कितना बचेगा और किस आकार में बचेगा, मगर जो भी अवशेष बचता है वो अप्रिय होता है, देखने में ठीक नहीं लगता है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए फाइबर में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों से संबंधित एक टॉपिक लेके आऊंगी, जिसमें सारे फाइबर में कौन कौन सी चीज मिलाई जाती है और कैसे तैयार किए जाते हैं। जैसे प्राणिज और सेलुलोजिक रेशा तो प्राकृतिक होते हैं, एस्बेस्टॉस जो है वो भी प्राकृतिक रेशा है लेकिन वो खनिज रेशा है। तो इस समय हम तो कुछ मिश्रण नहीं करते, जो भी मिश्रण होता है कहाँ पे होता है? रासायनिक रेशा में। तो रासायनिक रेशे में जो भी मिश्रण है उससे संबंधित मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ लाऊंगी, जिसमें सारी चीजें रहेंगी। इसको मैं आपको पोस्ट के रूप में भेज दूंगी, जिससे आप पढ़कर आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, पोस्ट को आप चेक कर लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, अब हम देखते हैं रेशा के सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, जिसको अनुदैर्ध्य काट भी बोलते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है कॉटन। कॉटन कैसा होता है भाई? चपटी मुड़ी हुई रिबन फीते जैसी संरचना, जिसकी ल्यूमेन नली होती है, जिसकी ल्यूमेन नली होती है। अनुप्रस्थ परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, गुर्दे किडनी या बीज के समान के आकार का होता है। उल, जो ऊन है, सतह पर एक दूसरे पर चढ़ी हुई सल्क की परतें दिखाई देती हैं। गोल या अंडाकार
3 परतें दृश्य दिखाई देती हैं। रेशम सिल्क चिकना चमकदार बिना जोड़े वाली दोहरी छड़ जैसी रेशा दिखाई देती है। त्रिकोणीय ट्रेंगुलर चमक का कारण संश्लेषित या नायलॉन रेशा सीधी पारदर्शी कांच की छड़ की तरह सामान्य व्यास वाली यह पूर्णतः गोल होती है। अब हम आते हैं रासायनिक परीक्षण पे, केमिकल सेल्यूबल टेस्ट। इसमें हम देखते हैं रसायन अभिकर्मक, घुलने वाले रेशे और प्रभावित रेशे। सबसे पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल SH2 50 45 70%। सांद्र सल्फ्यूरिक में घुलने वाले रेशे इसमें कौन कौन से होते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक में कपास, लीलन, रेयान, सेलुलोजिक रेशे। अप्रभावित इसमें कौन से रेशे हैं? ऊन, पॉलिएस्टर एवं नायलॉन। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले रेशे हैं ऊन, रेशम, प्रोटीन रेशे पूर्णतः नष्ट, कपास, नायलॉन एवं पॉलिएस्टर। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रेशम, सिल्क, नायलॉन, ऊन और कपास। एसीटोन, एसीटेट रेयन और अन्य सभी रेशे। और फार्मिक अम्ल में नायलॉन आता है, अन्य सभी रेशे आते हैं। इससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर क्या क्या पूछ सकते हैं, आइए देखते हैं। रेशा, सूत और वस्त्र में क्या अंतर है? इसका आपस में क्या संबंध है? रेशा फाइबर वस्त्र की सबसे छोटी और मूलभूत एकल इकाई है जो पतली बालनुमा संरचना होती है। सूत यार्न रेशों को आपस में खींचकर और ऐंठन ट्विस्ट देकर बनाया गया मजबूत धागा है। वस्त्र धागों को बुनाई, वीविंग और निटिंग द्वारा जोड़कर बनाई गई चौड़ी चादर या कपड़ा। अंतर संबंध रेशा सूत, अंतर संबंध क्या है? रेशा, सूत, वस्त्र और परिधान। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित रेशे में मुख्य अंतर क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। तो प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पौधे, कपास, जूट या पशुओं से ऊन, रेशम प्राप्त होते हैं। पर्यावरण के अनुकूल और शोषक होते हैं। मानव निर्मित रेशे रसायनों या पुनर्निर्मित सेल्यूलोज द्वारा कारखानों में निर्मित किए जाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान, या अत्यधिक मजबूत, शिकन रोधी और टिकाऊ होते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मर्सराइजिंग परिसज्जा क्या है और यह सूती कपड़ों के लिए क्यों उपयोगी है? मर्सराइजिंग एक रासायनिक परिसज्जा अभिक्रिया है जिसमें सूती कपड़े या धागे को खिंचाव की स्थिति में ठंडे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के घोल से गुजारा जाता है। नेक्स्ट है, सूती कपड़े में रेशमी चमक आती है। कपड़े की मजबूती 15 से 20% बढ़ जाती है। कपड़ा रंग को आसानी से और गहरा सोखता है। मर्सराइजिंग के क्या लाभ होते हैं? तो सूती कपड़े में रेशमी चमक आ जाती है, कपड़े की मजबूती 15 से 20% बढ़ जाती है, कपड़े का रंग आसानी से और गहरा सोखता है। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है, मिश्रित वस्त्र से आप क्या समझते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के रेशे को आपस में मिलाकर धागा तैयार करने और उससे कपड़ा बनाने प्रक्रिया को मिश्रित वस्त्र कहते हैं। इसका उद्देश्य दोनों रेशों के अच्छे गुणों का लाभ एक ही कपड़े में प्राप्त होता है। उदाहरण, टेरिकॉट, पॉलिएस्टर, कपास, मजबूती, नमी सोखने की क्षमता। 5 नंबर टेरीवुल में पॉलिएस्टर, ऊन, शिकन रोधी, गर्माहट। फिर आता है सूती और ऊनी कपड़े की दहन परीक्षण की पहचान कैसे करेंगे? सूती लौ के पास ले जाने पर तेजी से पीली लौ से जलता है, जलते कागज जैसी गंध देती है और हल्की धूसर राख बचती है। ऊनी लौ के पास ले जाने पर बिल्कुल सिकुड़ता है, धीमी गति से रुक रुक कर जलता है, जलते समय बाल जैसी गंध आती है और कड़ा काला दाना अवशेष के रूप में बचता है। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वहां पे मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसका PDF भेज देती हूँ और कमेंट में अपने विचार अवश्य दिया करिए। धन्यवाद।